हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं। आज हमारा जो टॉपिक है आज आहार एवं पोषण विज्ञान से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही लाभकारी है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हैं कि भविष्य में आप लोगों के बहुत सारे आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं लगी हुई हैं। उम्मीद है कि आप लोग तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है हम लोग का और हमने कोशिश किया है कि एक लाइन में ही उसका उत्तर दिया जा सके, जिससे आपको याद करने में सुविधा महसूस हो। ठीक है, चलिए चलते हैं और अपने सेशन की आज की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और अपने टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। पहला जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है, कुछ ब्लर दिख रहा है, तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और नोट डाउन करते हुए चलिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिए हुए हैं, दाल का अंकुरीकरण। दाल का अंकुरीकरण होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप सुबह नाश्ते में अंकुरीकरण किए हुए अनाज आप लीजिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसमें हमने क्या लिया है, दाल को लिया है। ठीक है, कई साबुत दाल होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, अंकुरीकरण करके उसको सेवन करते हैं। जब अंकुरीकरण हो जाता है तो उसमें किस चीज की बढ़ोतरी हो जाती है, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिसकी क्या होता है, आपके भोजन में या आपके दालों में कुछ और ज्यादा पोषक तत्वों की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि दाल को अगर हम लोग भिगाते हैं और उसमें अंकुरीकरण हो जाता है तो उसमें किस चीज की बढ़ोतरी हो जाती है, तो विटामिन सी की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि दालों के अंकुरीकरण से कौन से विटामिन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे। आप उसमें से विटामिन सी पर ट्रिक करके अपने क्वेश्चन का आंसर सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है ना, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो प्रोटीन हमारा जो होता है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कुछ मात्रा इसके फास्फोरस के भी प्रोटीन में उपस्थित होते हैं, लेकिन इनकी कितनी प्रतिशत उपस्थिति होती है इसको हम लोग जान लेंगे कि हमारे प्रोटीन में जो होता है नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत उपस्थिति होती है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके पिछले वर्ष में किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन 16% जो इसकी उपस्थिति होती है वो प्रोटीन में होती है। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग, कितने प्रतिशत उपस्थिति होती है प्रोटीन में नाइट्रोजन की, तो 16% होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से जाहिर सी बात है घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा गले में होता है, गले में जो सूजन स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, देखने में बहुत ही धब्बा लगता है। ठीक है, ये चीजें आपको घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, देखने में क्या होता है, बहुत भद्दा लगता है, गला जो होता है क्या है, सूजा हुआ दिखाई देता है। इस रोग को घेंघा के अलावा क्या कहते हैं, गलगंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं। ठीक है, ये किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन के कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग को और दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं, तो गलगंड नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं केसिया एक प्रकार का छाल होता है। ठीक है, जब हम लोग होम साइंस में मिलावट का टॉपिक है हमारे विषय में, तो मिलावट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो मिलावट में एक जानबूझ के मिलावट हो जाती है, एक अनायास में हो जाता है। ठीक है, जिसको जानबूझ के हम लोग मिलावट नहीं करते हैं, लेकिन जो जानबूझ के मिलावट होती है ना, वो क्यों होती है, गुणवत्ता को या तो अगर मांग के अनुसार आपकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है कोई दुकानदार तो उसमें मिलावट कर देता है, या किसी भी फूड प्रोडक्ट से
वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो भी वो उसमें मिलावट कर देता है। ठीक है, तो केसिया का छाल जो होता है एक नॉर्मल सा वृक्ष होता है, उसका छाल होता है। ठीक है, तो इसके छाल को किस में मिलाया जाता है? अगर मिलावट करनी है दुकानदार को तो किस में मिलाएगा? वो दालचीनी में मिलाता है। ठीक है, दालचीनी जो हमारे मसाले में हम लोग प्रयोग करते हैं दालचीनी का, ठीक है, उसी दालचीनी में अगर उसको मिलावट करना है तो किस चीज का छाल मिलाता है? केसिया का छाल मिलाता है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना विटामिन ई का और दूसरा क्या नाम है। ठीक है, कभी कभी दूसरे नाम की चर्चा होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि विटामिन ई को फोकस किया गया है कि विटामिन ई का जो है दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एंटी स्टेरिलिटी। क्या होता है? एंटी स्टेरिलिटी नाम से विटामिन ई जाना जाता है। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन आपका बनेगा कि विटामिन ई का दूसरा नाम बताइए। ठीक है, कई ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ये भी आपका एंटी स्टेरिलिटी भी दिया रहेगा, तो आप एंटी स्टेरिलिटी पे टिक करके अपने क्वेश्चन के आंसर को सही कर सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन ई से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, विटामिन ई को क्या कहते हैं? और भी विटामिन ई का दूसरा नाम है। ठीक है, और भी नाम है विटामिन का, इसको क्या कहते हैं? फर्टिलिटी। ठीक है, विटामिन का और जो दूसरा नाम है उस नाम को कैसे जानते हैं? फर्टिलिटी नाम से जानते हैं। ठीक है, कहीं पे पूछा जाएगा कि फर्टिलिटी किस विटामिन को कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन बनता है फर्टिलिटी किस विटामिन का नाम है, तो आप फटाफट बताएंगे कि विटामिन ई का फर्टिलिटी नाम होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, याद करने वाली चीजें हैं। ठीक, फैक्ट चीजें हैं। ठीक, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक, वृद्धावस्था में अक्सर कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था जो होता है ना वो कमजोर हो जाते हैं लोग, दांत वगैरह कमजोर हो जाते हैं, जिस चीज में उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो भरपूर मात्रा में मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको अगर कैल्शियम की कमी हो जा रही है तो उस स्थिति में किस तरीके की बीमारी हो जाती है उनको? तो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, याद रखिएगा किस तरीके की बीमारी हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, कब होती है? ये वृद्धावस्था में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, उम्मीद है कि याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए बाल विवाह निरोध अधिनियम पे बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, बाल विवाह निरोध मतलब कि आपका ऐसा ये अधिनियम था कि जिसमें छोटे बालकों का आप विवाह नहीं कर सकते जब तक कि लड़की की 18 वर्ष उम्र ना हो जाए और लड़के का 21 वर्ष उम्र ना हो जाए, उससे पहले शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे पहले कोई शादी कर रहा है तो उनपे कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये निषेध कार्यक्रम, बाल विवाह निषेध कार्यक्रम कब आया? ये 1929 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1929 में पारित हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कब पारित हुआ था बाल विवाह निषेध अधिनियम? 1929 में। अगर पूछा जा रहा है कि लड़की जो है, लड़की का विवाह का सही एज क्या है? तो 18 वर्ष है। लड़के के विवाह का सही एज क्या है? तो 21 वर्ष है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, ऊर्जा का जो मापन होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र में भी और विश्व में भी। ठीक है, विश्व के लिए वही एक ही पैमाना मापा जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में वही एक ही पैमाना फॉलो होता है। तो कैसे ऊर्जा को मापने का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा को पूरे विश्व में जूल से ही मापा जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में कहीं भी इसका कोई अंतर नहीं है। ठीक है,
तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऊर्जा मापने का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? जूल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा मापने की विधि को, ठीक, ऊर्जा मापने का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो तो जूल है, ठीक है, लेकिन किसी विधि से हम लोग ऊर्जा को मापते भी हैं। कौन सी विधि होती है? ठीक है, तो कैलोरीमेट्री, ठीक है, कैलोरीमेट्री होता है इसकी विधि। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि ऊर्जा मापने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है? तो कैलोरीमेट्री होती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि दूध का खमीर उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर दूध का अगर खमीरीकरण हो रहा है तो क्या चीजें हमें प्राप्त होती हैं? तो दूध का जब खमीरीकरण होता है तो हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? हमें पनीर की प्राप्ति होती है। किस चीज की प्राप्ति होती है? पनीर की प्राप्ति होती है। कब प्राप्ति होती है? दूध के खमीरीकरण। हाँ जी, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप जो पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आता है, कुछ दिक्कत होती है आप लोग को, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग का आगामी एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं कि लार में पानी की मात्रा, पानी, ठीक है, पानी की मात्रा कितनी होती है लार में? ठीक है, हमारे लार जो होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है? तो लार में पानी की मात्रा कितनी होती है? 99.27। ठीक है, कितनी होती है याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो लार होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि लार में पानी की मात्रा कितनी होती है तो आप फटाफट जवाब देंगे 99.27% आपका पानी होता है। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें पानी की कितनी प्रतिशत होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपका कि मनुष्य के शरीर में पानी की कितनी प्रतिशत होती है, तो आप फटाफट बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है। ठीक है, कितने प्रतिशत? तो 70% पानी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे रक्त के पीएच मान पे। ठीक है, पानी का पीएच मान होता है, उसी तरह आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलिए, कहीं पे आप रफ वगैरह पे लिख लीजिए ताकि आप लोग रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे मनुष्य प्रतिदिन, मनुष्य का जो लार होता है प्रतिदिन कितना लार निकलता है। ठीक है, एक मनुष्य जो होता है एक दिन में उसके जीभ में कितने लार बनते हैं। ठीक है, कितना लार निकलता है। ठीक है, तो 1.5 लीटर लार एक दिन में निकलता है। ठीक है, मनुष्य के जीभा में। ठीक है, मनुष्य के जीभा में कितने लीटर लार निकलता है, तो 1.5 लीटर लार निकलता है। ठीक है, याद करने वाली चीजें फैक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लार में पाया जाने वाला पाचक रस, पाचक एंजाइम कौन सा होता है? ठीक है, आगे क्वेश्चन आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक है, कि लार में जो है किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जो आपका क्या होता है पाचक एंजाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाचक एंजाइम के नाम से क्या जाना जाता है? टाइलिन को पाचक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं अमरूद में पाया जाता है। अमरूद में क्या पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन जो उसका गुदा होता है ना, उसी को पैक्टिन बोलते हैं। ठीक है,
अमरूद से बहुत ही अच्छी जेली बनती है, उसके पैक्टिन को निकाल के बहुत ही अच्छी जेली बनती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, कोई भी सिरका बन रहा है तो उसमें 5 से 6% एसिटिक अम्ल उसमें होता ही है। किसमें? सिरका में। ठीक है, सिरका में क्या उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। या पूछ लेता है सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ऑप्शन दिए गए रहते हैं। आपको अगर पता है एसिटिक अम्ल तो एसिटिक अम्ल पे आप टिक करते हो, अपने क्वेश्चन का आंसर सही करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसमें जानते हैं क्या होता है? इसमें ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा अप्रैल मई के सीजन में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, आपके ओठ जो होते हैं वो सूख जाते हैं और फटने लगते हैं। ठीक है, तो ओठ जो होते हैं फट जाते हैं, तो इस बीमारियों को क्या कहते हैं? कीलोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलोलिस। ठीक है, कीलोलिस का लक्षण क्या होता है? ओठ फट जाते हैं। ठीक है, किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। ठीक है, आगामी एग्जाम को ये क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, किसकी कमी से होठ फटने लगते हैं? तो विटामिन B2 के कमी से होठ फटने लगते हैं। होठ फटने लगता है कि आपका उसका नाम क्या है? कीलोलिस। इस बीमारी का नाम क्या है? कीलोलिस। या कहीं पे क्वेश्चन पूछता है विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप फटाफट बताएंगे कीलोलिस बीमारी होती है। ठीक है, चलिए विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रतौंधी रोग हो जाता है। ये आप लोग बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। ठीक, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाती है। ठीक है, और भी आपको बिटार्ड स्पॉट मिलेगा कहीं पे। ठीक है, कहीं पे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि बिटार्ड स्पॉट। तो रतौंधी तो आप लोग जाहिर सी बात है जानते हो, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो रतौंधी हो जाती है। लेकिन कहीं पे ऑप्शन में आपको मिल रहा है विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है और आपका रतौंधी है ही नहीं कहीं, तो आपको क्या है ये भी याद रखना है कि बिटार्ड स्पॉट जो होता है वो विटामिन A की कमी से होता है। ठीक है, आई बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। चलिए हम लोग डिब्बा बंद जो प्रोडक्ट आते हैं उस पर कुछ चिन्ह लगे होते हैं। ठीक है, जैम हो गया, जेली हो गया, इन सब डिब्बों पे कौन सा चिन्ह लगा होता है? ठीक है, याद रखने वाली चीज है। FPO का चिन्ह लगा होता है। किस चीज का चिन्ह लगा होता है? FPO का। ठीक है, जो डिब्बा बंद चीजें होती हैं उस पर किस चीज का चिन्ह लगा होता है? तो FPO का चिन्ह लगा होता है। ये चिन्ह क्या बताता है? प्रोडक्ट की गुणवत्ता को और शुद्धता को बताता है। ठीक है, चिन्ह क्यों लगते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता को क्या करता है? बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम आता है? ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है? विटामिन K भी है। ठीक है, तो इसका कार्य हमारे बॉडी में क्या होता है? जब हमारे शरीर में कहीं चीजें कट फट जाती हैं तो ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, तो ब्लड निकलने लगता है तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि ब्लड बंद नहीं होता है और वो घातक रूप ले लेता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, अगर ब्लड में अगर आपके शरीर में विटामिन K की उपस्थिति है तो वो तुरंत रक्त को क्या है? थक्का जमाने का कार्य करता है और ब्लड को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, और आप घातक चीजें होने से पहले वो चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन E की। विटामिन E जो है बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन E की कमी से अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन E की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। ठीक है, महिलाओं में ये रोग होता है बांझपन रोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो बांझपन रोग हो जाता है। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग को जैसा भी लगे ये सेशन आप लोग कमेंट करिएगा। आगे भी ऐसे ही
वीडियो आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।